बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, आमीन। सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कवायद से मुतल्लिक है, जिसमें हम के, ना, या, ये से मुतल्लिक पढ़ेंगे। दूसरे हिस्से में तफ़हीम से मुतल्लिक पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक इबारत दी जाएगी। आपको उस इबारत से मुतल्लिक सवालात दिए जाएंगे। आपने इस इबारत को पढ़कर उनके जवाबात अपने अल्फाज में लिखने होंगे। के और के का इस्तेमाल के काफ और बड़ी ये से मिलकर बनता है। ये एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। मिसालें: अम्मी के भाई मेरे मामू हैं, बिल्ली दरख्त के ऊपर बैठी है, बच्चों के शोर से मैं पढ़ ना सकी, पढ़ने के वक्त पढ़ना और खेल के वक्त खेलना अच्छी आदत है। के का इस्तेमाल काफ और हे, गोल वाली हे से मिलकर बनता है। ये दो जुमलों के दरमियान किसी बात को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जुमलों की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। मिसालें: अम्मी ने कहा था कि हमेशा सच बोलना, मैंने सोचा कि मुझे अम्मी की बात माननी चाहिए, उसने बताया कि वहाँ एक झील भी थी। ना और ना का इस्तेमाल दोनों में फ़र्क है। ना नून और अलिफ से मिलकर बनता है। ना अल्फाज से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे ना मुमकिन, ना मुकम्मल, ना पसंद, ना मालूम। जैसे मिसाल के तौर पर, इम्तहान में पहली पोजीशन हासिल करना नामुमकिन नहीं है, ये होमवर्क नामुकम्मल है। ना का इस्तेमाल नून और गोल वाली हे से मिलकर बनता है। ना अल्फाज के बाद आता है, जैसे मुमकिन ना रहा, पसंद ना था। जैसे मिसाल के तौर पर, ना उसने खाया ना मैंने, बच्चों के शोर से मैं पढ़ ना सकी। या और ये का इस्तेमाल या छोटी ये और अलिफ से मिलकर बनता है। या से दो चीज़ों के यकजा होने को रोका जाता है, जैसे तुम्हें ज़िंदगी चाहिए या मौत, तुम रुक जाओ या चले जाओ। ये छोटी ये और गोल वाली हे से मिलकर बनता है। ये किसी ख़ास शख्स या चीज़ को करीब से शनाख्त करने या इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर, क्या ये तुम्हारा बैग है? नंबर 2, ये वही शख्स है जो कल हमारे घर आया था। नंबर 3, ये हमारा फ़र्ज़ है कि मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ें। जी बच्चों, यहाँ हिस्सा कवायद का इख्तिताम होता है। अब दूसरे सबक का आगाज़ करते हैं। अब हम तफ़हीम मेहरगढ़ के उन्वान से एक इबारत पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप इससे मुतल्लिक सवालों के जवाब देंगे। आइए इबारत पढ़ते हैं। सन 1977 में पत्थर के ज़माने की एक बस्ती दरियाए बोलान ज़िला कच्ची बलूचिस्तान में दरियाफ़्त हुई। इस बस्ती की खुदाई के बाद जो आसार मिले और जो अशिया बरामद हुई, उनकी बुनियाद पर उस अहद के बारे में मालूम हुआ जिसका पहला दौर 7000 साल कबल मसीह से 5000 साल कबल मसीह तक फैला हुआ था। उस बस्ती की आबादी कायम होने की वजह दरियाए बोलान था, जो उस इलाके की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखता था। ये इलाका मेहरगढ़ कहलाता था। मेहरगढ़ के लोग अमूमन गेहूँ काश्त करते थे, यानी गंदम। सरकंडों से टोकरियाँ बनाई जाती थी, यानी ऐसा तना जो खोखला होता है और गांठदार होता है। लिबास या तो ऊन को बुनकर बनाया जाता था या जानवरों की खालों का इस्तेमाल किया जाता था। मेहरगढ़ के लोग मुहज़्ज़िब थे, यानी जूं शहर में उलूम व फ़नून को तरक्की मिली तो ये लोग रंग साजी और दीगर धातों से तरक्की याफ्ता आलात व औजार बनाने लगे। उनके घर की बनावट चकोर होती थी। उन चकोर घरों की छतें सरकंडों से बनाई जाती थी। घरों में ताज़ा हवा और रोशनी का माकूल इंतज़ाम था, यानी मुनासिब।
پینے کے پانی کے لیے کنویں موجود تھے، گھر کے غسل خانے کشادہ اور صاف تھے یعنی کھلے تھے۔ اس بستی کی گلیاں چوڑی تھی، نکاسی آب کے لیے ان گلیوں میں نالیاں موجود تھیں، یعنی فالتو پانی نکالنے کے لیے نالیاں اور نالے استعمال کیے جاتے تھے تاکہ پانی کھڑا نہ ہو اور بہہ سکے۔ صفائی کا اعلیٰ انتظام موجود تھا۔ مہر گڑھ کے لوگ محنتی تھے، وہ بھیڑ، بکریاں اور کوہان والے بیل پالتے تھے، یعنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے جانور رکھتے تھے، یعنی ان کا دودھ اور گوشت استعمال کرتے تھے اور ان کی کھالوں اور ہڈیوں سے مختلف اشیاء بناتے تھے۔ اب آپ نے مہر گڑھ کی عبارت کو پڑھ کر سوالوں کے جوابات ورک شیٹ میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، مہر گڑھ کا علاقہ کب اور کہاں دریافت ہوا؟ مہر گڑھ کا علاقہ سن 1977 میں دریائے بولان ضلع کچھی بلوچستان میں دریافت ہوا۔ سوال نمبر 2، مہر گڑھ کے قائم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے قائم ہونے کی وجہ دریائے بولان تھا جو اس علاقے کی زرخیزی کو برقرار رکھتا تھا۔ اگلا سوال ہے، مہر گڑھ کے گھر کیسے تھے؟ ان کے گھر چوکور تھے، گھروں کی چھتوں کو سرکنڈوں سے بناتے تھے، گھروں میں تازہ ہوا اور روشنی کا معقول انتظام تھا، گھر کے غسل خانے کشادہ اور صاف تھے۔ اگلا سوال ہے، مہر گڑھ کے لوگ کون سے جانور پالتے تھے؟ وہ بھیڑ، بکریاں اور کوہان والے بیل پالتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مہر گڑھ میں عموماً کیا چیز کاشت کی جاتی تھی؟ وہ گیہوں کاشت کرتے تھے یعنی گندم۔ اگلا سوال ہے، آپ مہر گڑھ کے لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مہر گڑھ کے لوگ محنتی اور جفاکش تھے، لباس یا تو اون کو بن کر بنایا جاتا تھا یا جانوروں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ صفائی کا اعلیٰ انتظام تھا۔ اس علاقے میں جوں علوم و فنون کو ترقی ملی تو تانبے، پیتل اور لوہے سے ترقی یافتہ اوزار بنانے لگے۔ یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ دی گئی ہدایات پر عمل کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔